गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का सेकंड लेसन ना। सेकंड लेसन देखेंगे और इस लेसन में क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। ये तीन चार चीजें देखना। आप विश्व के कांस्टेंट में देखिए या फिर इंडिया के कांस्टेंट में। हम लोग ये भी समझेंगे भारत के संबंध में कहाँ कौन सा जनसंख्या संगठन है, किस प्रकार से है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे बड़ी बारीकी से। मेन जो टॉपिक है, मेन बातें, मुख्य बातें, मैंने इस चीज को पहले लिख दिया, बाकी बात जो ऐड करना होगा इसमें हम उस चीज को भी देखेंगे ना। आप जानते हैं कि पहली बात, हम लोग एकेडमिक है ना, हमसे ना कि अभी पूछा जा रहा है कि भाई भारत की आबादी क्या है या लिंगानुपात क्या है, ये सारी चीज। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गया, एक, हाँ, लिंगानुपात। जब यहाँ कर ही रहे हैं तो हम लोग वो भी कर ही लेंगे ना। तेरा बता दीजिएगा, लिंगानुपात। लिंगानुपात हम चाहते हैं जनसंख्या से रिलेटेड जो भी बातें हो यहीं पर खत्म हो जाए। ठीक, ये भी चीज हम लोग ऐड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, शिशु जन्म दर और मातृ दर, ये सारी जब जन्म दर पढ़ेंगे उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे उसी समय में। ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात देखते हैं, विश्व जनसंख्या पूरे वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव से हम लेते हैं ना। आप जानते हैं विश्व के मात्र 29% भाग पर क्या है, भूमि है भैया। क्या है, भूमि है। और इस 29% भाग में है भूमि, और सभी 29% भाग पर लोग निवास नहीं करते। वहाँ लोग निवास नहीं करते। कहीं पर्वत है, कहीं कुछ पठार है, कहीं मरुस्थल है, इन पर लोग, कहीं नदी है तो नदी में निवास करते नहीं, उसके किनारे निवास करते, मरुस्थल में निवास करते नहीं करते। जहाँ उत्पादन का क्षेत्र होता है वहाँ निवास करते हैं। पर्वत है, पर्वत के चोटी पर रहते हैं नहीं रहते, उसकी घाटी में रहते हैं लोग ना। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहली बात, एक चीज बताइए हमें, आपने तो देखा विश्व जनसंख्या वितरण पढ़ना है आपको, घनत्व पढ़ना है आपको भैया, वृद्धि पढ़ना है और संगठन पढ़ना। ये चार चीजें इस टॉपिक में पढ़ना है। इसके अलावा और भी जो भी चीज पढ़ना है मैंने किया यहाँ पे। ठीक है। पहली बात बताइए, जनसंख्या किसको कहते हैं। एक आप सभी लोग पढ़ते आ रहे, जनसंख्या सुनते ही क्या मन में आता है, लोगों की आबादी, लोगों की संख्या ना, लोगों का समूह, उसी को ना जनसंख्या कहते हैं। लेकिन एक तौर पर हम देखेंगे, जनसंख्या कहते हैं किसी निश्चित भौगोलिक इकाई में, किसी निश्चित भौगोलिक इकाई में रह रहे लोगों की आबादी को क्या कहते हैं, जनसंख्या। तो किसी एक स्थान पर या पृथ्वी पर है ना, या फिर इंडिया में है, या चीन में है, या अमेरिका में है, उसकी तब देश की परिभाषा के साथ में जुटेगा। तो हम परिभाषा जनसंख्या किसको कहेंगे, किसी भौगोलिक इकाई में निवास करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, जनसंख्या। अच्छा, इन जनसंख्या में कौन शामिल होता है, खाली बड़ा वयस्क लोग, बच्चे बूढ़े ना, सारे लोग, स्त्री पुरुष सभी लोग शामिल होते हैं, इसको जनसंख्या कहते हैं। अब जनसंख्या वितरण देख रहे हैं, ये आप जानते हैं पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल से मात्र 10% क्षेत्र पर ही लोगों का निवास होता है। कितने, 10% क्षेत्र पर। और 10% क्षेत्र में सबसे बड़ी 10 देशों की आबादी बहुत ज्यादा है ना। बहुत देश जैसे कि हो गया रूस, हो गया अमेरिका, हो गया चीन, हो गया भारत, हो गया पाकिस्तान, हो गया अफगानिस्तान, हो गया म्यांमार, हो गया भूटान, इन सभी देशों में से लगभग एशिया के किसके भैया, एशिया के 6 देश। कितने देश, 6 देश। एशिया के 6 देश में सबसे ज्यादा आबादी। इसी को क्या कहते हैं, जनसंख्या का वितरण। कहाँ पर कितना लोग बढ़ते हैं ना, निवास करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या का वितरण। उसके बाद जनसंख्या घनत्व। क्या भैया, जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में। कितने भैया, 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की आबादी को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व। आप जब देखते हैं नगर के आधार पर, नगरों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। नगर में अधिक, किसके तुलना में, गांव के तुलना में। गांव के तुलना में नगर में जनसंख्या क्या होता है, अधिक होता है। नगर से भी महानगर में जाएंगे जनसंख्या घनत्व उसका भी अधिक होगा ना। तो कह रहे 1 वर्ग किलोमीटर में अगर 1000 पुरुष है,
1 वर्ग किलोमीटर में 1000 लोग हैं, पुरुष को लोग को आबादी है, या फिर 1 वर्ग किलोमीटर में 2000 आबादी है, तो किसका घनत्व ज्यादा होगा? 2000 वाला का ना। घनत्व का मतलब क्या? पास पास नजदीक लोग, तो ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया ना। तो ऐसे को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व का। अगर देखा जाए तो दिल्ली चल जाओ, बंबई चले जाओ, अपने यहाँ भारत में, इंडिया में, इन सभी में जनसंख्या घनत्व क्या है? अधिक है ना। उतना ही नहीं, ये तो देख लिया आप, जनसंख्या घनत्व। इसी जनसंख्या घनत्व से क्या बनता है? संकुल क्षेत्र का निर्माण होता है। संकुल क्षेत्र उसको कहते हैं जहां पर आबादी बहुत ज्यादा घनत्व होता है, बहुत ज्यादा होती है, उसको क्या कहते हैं? संकुल क्षेत्र कहते हैं। क्लियर चीज है। उसके बाद फिर आप देखते हैं जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या को प्रभावित कौन कौन सा करता भैया? जनसंख्या को प्रभावित करने वाला 3 मुख्य कारक है। कितने? 3 मुख्य कारक है। और ये 3 कारक कौन से भैया? एक तो भौगोलिक कारक है, दूसरा आर्थिक कारक है, तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ये 3 मुख्य कारक है जनसंख्या को प्रभावित करने। ये भैया प्रभावित करने का मतलब क्या है आपका? हम इस चीज को नहीं समझे। प्रभावित करने क्या कहलाता है? जनसंख्या का बढ़ना या घटना, प्रभावित करना ना। तो ये 3 कारण है। कौन सा है? भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है। इस चीज को भी अब हम देखते हैं। भौगोलिक कारक, किसी स्थान विशेष की बात होती है भौगोलिक कारक में। भौगोलिक कारक में क्या होती है? स्थान विशेष की बात। किसी स्थान विशेष पर कैसे जनसंख्या बढ़ती है या कैसे घटती है, इस चीज को देखेंगे। इस चीज को देखने के लिए आप क्या करेंगे? पहली बात, जल की उपलब्धता। क्या भैया? जल की उपलब्धता। 1 मिनट। क्या कारक है भैया? जल की उपलब्धता। लोग वहीं देखिए, किसी भी सभ्यता का विकास हुआ, किसी भी चीज का विकास हुआ कहाँ? जहाँ जल रहा ना। जीवन के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है आपको। जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती ना। ये 5 तत्व है, जीवन वही संभव है। तो भाई जल की उपलब्धता, जल रहेगी तभी तो वहां लोग निवास करेंगे। जल का क्या महत्व भैया? खाने पीने, नहाने धोने, सिंचाई करने में ना। मनुष्य उत्पादनशील है, श्रम शक्ति है भैया, खाद्यान्न फसलों की उत्पादन करती है या कंपनियां लगाती है किसी भी चीज की, तो भाई जल की आवश्यकता होती है। तो जहाँ जल रहेगा भैया वहीं पर होगा। तो अब जल भी जानते हैं 2 प्रकार से, मीठा जल और खारा। तो खारा जल का उपयोग आपके जीवन में तो है नहीं, बहुत कम है। आपकी चाहिए हाँ प्यूरिफाई का। हाँ, आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसके दम पर अभी तक तो कोई नहीं काम किया है कि भाई समुद्री जल को मीठा जल बना दे ना। इजराइल इस पर काम कर रही। अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर धरती पर जल की कभी कमी होगी ही नहीं ना। तब जल का महत्व और समुद्री जल का महत्व बढ़ जाएगा ना। नहीं तो गाछ ही सूख जाएगा, जल जाएगा। ठीक है ना। ना हाँ करते हैं, समुद्र जैसे मैंग्रोव वन वगैरह होता है उसमें थोड़ा बहुत होता है। ठीक है ना। तो आप अगर वैसा होता पेड़ पौधा में अगर कुछ ऐसे जीव होता, क्या है जो पेड़ ही नमकन ज्यादा होता है, लवणता ज्यादा होती है उसमें। आप उसमें भी, समुद्र में भी तो कुछ जीव जीते हैं, जैसे मछली उछली हो गया। तो जहाँ उसके अनुकूल वातावरण बन जाता तो वहां भी सर्वाइव। अगर ऐसा होता पेड़ पौधा पनपने लगता तो समुद्र में क्या गाछे हो जाता ना। वो बात दिक्कत। तो ये चीजें हैं। उसका दूसरा क्या? भू आकृति। क्या? धरातल की बनावट, सतह की बनावट भी क्या करता? जनसंख्या को प्रभावित करता। आप देखिए कहीं मैदान है, मैदानी एरिया में ज्यादा लोग निवास करना चाहते हैं
क्योंकि वहाँ खेती करना आसान होता है ना, खेती करना आसान होता है, घर बनाना आसान होता है, इसीलिए लोग कहाँ रहना चाहते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में आप खेती कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होता है भाई, पर्वतनुमा खेती करना पड़ता है, झूम कृषि करना पड़ता है आपको, हर एक टॉपिक आगे टकराएगा ही, इन सभी चीजों को भी हम देखेंगे। उसके बाद जलवायु, देखिए भौगोलिक वितरण में सबसे बड़ा कारक क्या है, जलवायु। आप जानते हैं जलवायु रेवंत में पढ़े हैं कि 3 प्रकार का जलवायु देखेंगे, उष्ण, शीतोष्ण और शीत ना, उष्ण, शीतोष्ण और शीत जलवायु देखे थे। तो शीत में रहना लोग पसंद करते हैं, बहुत कम रियर केस में ना, नहीं के बराबर। रसिया का जहाँ देखिए साइबेरिया क्षेत्र से ऊपर वाला क्षेत्र जहाँ भी ठंडा है, शीत जलवायु वहाँ जनसंख्या निवास करती है, नहीं करती है, लेकिन हाँ शीतोष्ण में करती है। उसके बाद क्या, उष्ण जलवायु में हम लोग क्या करते हैं, निवास कर लेते हैं ना। इसके लिए क्या होता है कि भैया हमें पर्याप्त मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलती है, जिससे उत्पादन में क्या होता है, प्रजनन दर में सभी में क्या होती है, उपयोगिता सहायता मिलती है। क्लियर चीज। उसके बाद मृदा, देखिए जनसंख्या को प्रभावित करने में मृदा का भी महत्वपूर्ण भूमिका है ना, क्योंकि मनुष्य क्या है, उत्पादन करता है अपने ना, तभी तो वो जीता है, इसका व्यापार भी इसी से चलता है, जीवन यापन भी मृदा से ही होता है। अगर कोई खेत है, किसान है, किसान खेती करना चाहता है, क्या करना चाहता है, किसान खेती करना चाहता है, तो छोटी की मम्मी है, किनको ढूंढे, छोटी को, क्लास में है, ठीक है, क्या कहते हैं, मृदा भैया ना, क्या कहते हैं, मृदा। तो मृदा जो है भाई क्या है, आप देखिए 3 प्रकार का, एक तो शॉर्ट में हम समझा रहे हैं, इससे तो बहुत सारा है, लेटेराइट मृदा, जरूर मृदा ना, ये चीज हम नहीं कर रहे। एक तो मैदानी ना, उपजाऊ भूमि, कैसा, उपजाऊ मृदा, उपजाऊ मृदा ना, उसके बाद मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ठीक है, ऐसे लेते हैं। उपजाऊ मृदा में न रहना चाहेगा जनसंख्या, मरुस्थल में चल भाई, वहां तो कुछ होता ही नहीं, क्या करेगा बैठ के बेचारा रेगिस्तान में, बालू का हवा देखेगा आएगा ना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में भी भैया हम सभी जगह खेती तो पर्वत के शीर्ष भागों पर नहीं कर सकते, पथरीली मिट्टी होती है ना, इसका उत्पादन भी तो कम होगा। वही जलोढ़ मृदा रहेगा, उपजाऊ मृदा रहेगा, बांगर या खादर रहता, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फसलों का उत्पादन करते हैं ना। तो भाई कंपनी भी लगाएंगे, अगर हम पर्वत पर कंपनी लगाने जाएंगे तो टिकेगा नहीं, कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है ना। मरुस्थल में आप जाओगे कंपनी लगाने, पता चला कि वो धंस गया जमीन ना, कभी भी वंडर होता वहाँ। और सीधी बात है, कंपनी को चलाने के लिए बिजली चाहिए, जल चाहिए, रास्ता चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ से मरुस्थल में लाए। इसीलिए हमें क्या चाहिए, मृदा कभी क्या करती है भैया, जनसंख्या को प्रभावित करने में, वितरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मतलब जहाँ का जमीन उपजाऊ रहेगा वहाँ आबादी अधिक रहेगी। गाँव का निवास कहाँ होता है, जमीन के पास ही, जहाँ उपजाऊ भूमि के पास ना, या फिर शहर का विकास कहाँ होता है, जहाँ समतल मैदान है ना, यातायात का साधन उन जगहों पर, जहाँ पानी की उपलब्धता उन जगहों पर शहर का विकास होता है। क्लियर। तो आप जितना भी शहर देखते हैं, देखते ना कोई नदी के किनारे ही बसा हुआ है शहर, कोई मैदान में ही बसा हुआ है ना। तो आप इसके बिना संकल्पना नहीं कर सकते, ये तो महत्वपूर्ण। उसके बाद आर्थिक कारक भी, जनसंख्या को बचने में आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण। आर्थिक कारक में 2 बातें भैया, एक तो लोग खनिज का उत्पादन करते हैं ना, माइनिंग वूनिंग करने के लिए, धातुओं को निकालने के लिए वहां भी निवास करते हैं आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन खनिज का माइनिंग जाता जहाँ होता वहां कम ना आबादी रहेगी, ज्यादा रहेगी तो प्रदूषणकारी हानिकारक बीमारियां उसको फैल सकती है। और दूसरा क्या है, आर्थिक कारण में नगर, ये लोग रोजगार के लिए नगर में जाके बसते हैं, काम मिलेगा बाजार में ना, कोई अंडा बेच लेगा, कोई ठेला चला लेगा, कोई कौशल कंप्यूटर वहां जाके चलाएगा, कोई डॉक्टर हो जाएगा ना। इतना ही नहीं, नगर में लोग पढ़ने के लिए भी तो जाते हैं ना। यही चीज हम गांव में कोचिंग खोलने रहते तो बच्चा आता बहुत कम, गांव का बच्चा। जब मार्केट में है, बरौनी में है, तो सभी लोग आते ना, कहीं कहीं से कोई सिमरिया से आ जाता, कोई अलापुर से आ जाता ना, ये चीजें, कोई ताराडा से, कोई गौरनी फ्लैग से, कोई मधुरापुर से आ जाते हैं, आसपास के बच्चे आ जाते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है भैया, किसके कारण होता है,
तो भैया आर्थिक कारण ना, नगरीय। अब दूसरा बात क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। देखिए ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, जहाँ प्रवास हम पढ़ेंगे ये भी मायने रखता है। समाज और सांस्कृतिक कारण के कारण भी जनसंख्या प्रभावित हो। सभी लोग देखिए एक तरह के जाति के लोग रहते हैं ना, एक जाति के लोग एक जगह बैठते हैं, एक तरह के संस्कृति के लोग एक साथ आपस में रहना पसंद करते हैं। ये भी क्या करता है, आपको जनसंख्या को प्रभावित वितरण करने में अहम भूमिका निभाती है। आप देखिए अब नगर हो गया, नगर में तो संस्कृतियों का समावेशन है भाई, बहुत सारी संस्कृतियां आती है। लेकिन गांव का विकास देखो तो अपने जाति का एक टोला होता है, उस सभी का संस्कृति एक समान होता है, चाहे जाति ब्याह सराज का हो, उसकी सबकी अपनी अपनी नियम पद्धतियां हैं ना। सभी अपने अपने संस्कृति, कोई काली माई का पूजा करेगा, कोई देवी माई का पूजा करेगा, दुर्गा माता करेगा ना। एगो गाना है ना, पापा हो हम गैली भुलाई काली माई बारी हमरा गाँव, है ना बोल ना। तो भैया सबका अपना अपना इंडिकेशन, क्लियर है ये चीजें। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि, क्या भाई, जनसंख्या वृद्धि 2 वर्ष के दो समय अंतराल में जनसंख्या का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि। क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है भैया, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में जब जनसंख्या की वृद्धि होती है तो उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए जनसंख्या वृद्धि 2 कारकों से होती है, 2 कारक है इसमें। क्या है, एक जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि, क्या भैया, नेचुरल इंक्रीजेज है ना पॉपुलेशन का। उसमें क्या होता है, जन्म दर में जब मृत्यु दर घटा दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है। जनसंख्या का जन्म और मृत्यु ये तो सत्य है, जन्म और मृत्यु जो नेचुरली रूप से होती है उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि। क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि। जनसंख्या का वास्तविक वृद्धि, देखिए जनसंख्या वास्तव में कैसे, एक तो जन्म मृत्यु से तो मरता ही ना, जन्म मृत्यु से लोग जनसंख्या में तो वृद्धि होती ही है। दूसरा बात क्या है भैया, प्रवास से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। लोग यहाँ से आप चल जाओ दिल्ली पढ़ने, आप चले जाओ पटना पढ़ने, आप चले जाओ बेगूसराय पढ़ने, तो यहाँ की आबादी कम होकर के वहाँ बढ़ जाएगी ना। तो जहाँ से जहाँ जाते हैं, कहने का मतलब जिस स्थान से आप जाते हो उसको भौगोलिक भाषा में उद्गम स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गम स्थान। और जिस स्थान पर आप जाते हो, जहाँ से जाते हो उसको उद्गम, जहाँ जाते हो उसको गंतव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, गंतव्य। तो उद्गम स्थान से लोग गंतव्य तक पहुंचता है उसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो भैया अप्रवास, इसी बात को क्या कहा गया, अप्रवास मतलब आप आए ना, उत्प्रवास मतलब आप गए, उसको क्या कहते हैं, उत्प्रवास। उत्प्रवास ऐसे अंतरराष्ट्रीय संबंध में होता है, जब एक देश को छोड़ के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उत्प्रवास। ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत, हल्का लग रहा है चीज की नहीं, भारियों लग रहा है नहीं ना, क्या बोले, पढ़ाएंगे तो बढ़िया से एकदम चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर, भैया जनसंख्या में वृद्धि मात्रा में ना होकर के प्रतिशत में होती है। किसमें, प्रतिशत में। तो कैसे, 2 समय अंतराल में, क्या 2 समय अंतराल में जनसंख्या में वृद्धि जब प्रतिशत में होती है तो उसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। समझे ना आप लोग, सब लोग सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। अच्छा वीडियो को ना बीच बीच में कह देते हैं, लाइक फॉलो शेयर सब कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। डिजिटल भिखारी हमको नहीं बनना, ठीक है ना। आप लोग से हम कर रहे हैं, ऑनलाइन हम नहीं कर रहे, ठीक। देखिए एक चीज, नहीं क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर होना चाहिए, है कि नहीं, और नहीं तो कमेंट करके कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलिएगा, नहीं तो हम अपने पागल। देखिए तो ये जनसंख्या वृद्धि दर 2 तरह से देखा जाता है भैया, धनात्मक वृद्धि दर और ऋणात्मक वृद्धि दर। तो धनात्मक, जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, धनात्मक वृद्धि दर ना। और ऋणात्मक जब क्या होती है, उसमें घटती है। कहने का मतलब जन्म दर में वृद्धि होती है तो उसको धनात्मक वृद्धि दर, जब मृत्यु दर में वृद्धि होती है तो ऋणात्मक वृद्धि दर। मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से ज्यादा हो
तो अब जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर कहलाता है। क्या कहलाता है तब? जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि दर। लेकिन जब जब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मरने वाले से ज्यादा हो, तब उसको कहते हैं धनात्मक वृद्धि दर। क्या कहते हैं? धनात्मक वृद्धि दर। तो समझे आप लोग, मरने वाले की संख्या ज्यादा होगी तो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक वृद्धि दर। और जन्म लेने वाले जीवितों की संख्या ज्यादा होगी, धनात्मक वृद्धि दर। क्लियर है चीजें? उसके बाद देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। ए भाई, किन किन कारण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है? बढ़ता है चाहे घटता है। जनसंख्या बढ़ता है चाहे घटता है, किस कारण से? इसका मुख्य 3 कारक है भैया। एक तो जन्म दर, जन्म लेगा हो तो जनसंख्या बढ़ेगा। सोचिए परिवार में 5 बच्चा था, भाभी भैया का विवाह आया, भाभी आई ना, फिर 4 गो नया चुनुआ मुनुआ गोलुआ सब आ गया, ठीक है। तो उसमें जनसंख्या, कल तक हम लोग 4 परिवार थे, 4 और बढ़ गया, 8 गो हो गए ना, उसको क्या कहेंगे? जन्म दर ना। अब देखिए मृत्यु दर, मामा दादा दादी सब बुढ़िया हो गई, हाँ वो मर गई। तो भैया कल तक में 12 गो लोग थे मामा लगा करके ना, मामा बाबा मर गए तो 10 गुना बचेंगे ना, इससे भी घट गया। इसको भी कहते हैं भैया मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास, जब आप किसी कार्य विशेष हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रवास करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से कमाने के लिए दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा चला जाऊँ, ठीक है। तो घर में 11 गो लोग थे, एगो चल गए तो 10 गो बचे ना, या चलो हम 6 भाई चल गए, तो खाली यहाँ से चल जाएंगे तो महिलाएं बचेंगी ना। तो यहाँ पर जो बच गई, जितनी वाइफें होंगी वही सब रहेंगी, तो यहाँ का जनसंख्या कम हो जाएगा और जहाँ गए वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ये प्रवास कहलाता है ना। उसके बाद देखिएगा प्रवास, प्रवास आप समझ गए, उद्गम स्थान से गंतव्य तक के स्थान को क्या कहते हैं? प्रवास। मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में निवास करना क्या कहलाता है? प्रवास। तो प्रवास का 2 मुख्य कारक हैं, क्या क्या? प्रतिकर्ष कारक और एक है अपकर्ष कारक। इसको कहते हैं पुल फैक्टर। क्या कहते हैं? पुल। क्या कहते हैं बच्चा? पुल फैक्टर, ठीक है, पुल फैक्टर। और इसको कहते हैं पुश फैक्टर। क्या कहते हैं? पुश फैक्टर। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, इसको ऐसे समझिए आप, अपकर्ष और प्रतिकारक। आप किसी मॉल में जाते हैं, पुश और पुल लिखल रहता है ना दरवाजा पर, पुल माने क्या होता है? खींचना। पुल माने खींचना, खींचिए। तो भाई अब देखिए अपकर्ष में कारक, अगर ओनली सॉल्यूशन क्लासेज में पढ़ाई अच्छी होगी ना, ओएससी में अगर पढ़ाई अच्छी होगी तो हमको बच्चा को खींचने का जरूरत पड़ेगा, बच्चा अपने चलाएगा ना, बच्चा अपने चलाएगा। इसको क्या कहेंगे? पुल फैक्टर। क्या कहेंगे? पुल फैक्टर। जब पढ़ाई अच्छी होगी तो आप मान लीजिए यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब जाते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पढ़ाई, बंगलोर जाते हैं पढ़ने, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, तो आप यहाँ से उठ के वहाँ जाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? पुल फैक्टर। बरौनी में इलाज बढ़िया नहीं होता, इसके लिए आप बेगूसराय जाते हैं, हाँ पटना जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ये सभी कारक क्या कराएंगे? पुल फैक्टर। क्या कराएगा? पुल फैक्टर, ठीक है। अब दूसरा क्या है? प्रतिकर्ष कारक। क्या है? पुश फैक्टर, मतलब धक्का देना। क्या? धक्का देना। तो मतलब तुम यहाँ से जाओ ना, इसका बहुत सारा कारक है। इसमें सांस्कृतिक कारक भी आ जाएगा, रोजगार भी आ जाएगा ना। बरौनी में अगर रोजगार नहीं मिलता तो लोग बाहर जाता है काम करने के लिए ना, बेगूसराय जाएगा काम करने, तो जबरदस्ती। तो यहाँ के लिए ये पुश हो गया, इसकी वाइफ झाड़ू लेकर फिर जाना काम कर रहा है ना, इसको क्या कहें? मार मार के भगाएगी काम करने के लिए, और वहाँ रोजगार रखल है, उसके लिए वहाँ पुल फैक्टर हो गया। यहाँ से पुश हो गया ना, यहाँ से धक्का दिल के भगाए। पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इधर उधर कोचिंग जो चल रहा है, मम्मी सबको कहेगी जाओ अन्य सॉल्यूशन में पढ़ो, पढ़ाई अच्छा हो रहा, तो इसको क्या कहेंगे? इसके लिए मेरे लिए तो पुल फैक्टर होगा।
और बच्चों के लिए क्या होगा, पुश फैक्टर हो जाएगा कि जबरदस्ती भेज रहे हैं ना। ये चीजें होता है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक। ठीक है, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक, मैं कारक में लिखाऊंगा इसमें क्या क्या कारण है, ठीक है ना। यहाँ डिटेल्स करते तो दिक्कत हो जाता, लंबा हो जाता। जनसंख्या नियंत्रण की, अच्छा देखिए, जनसंख्या प्रवास के कारण क्या है, प्रवास। एक तो नगरीय प्रवास होता है, जब लोग गांव को छोड़कर शहर की ओर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नगरीय प्रवास। क्या कहते हैं, नगरीय प्रवास। और नगरों में प्रवेश महिला और पुरुष दोनों का होता है। नगरों में प्रवास महिला और पुरुष दोनों का होता है ना। महिलाएं भी काम करने जाती है और पुरुष भी काम करने जाते हैं ना, तो वहाँ की आबादी तो बढ़ ही जाएगी एक तो। दूसरा का क्या भैया, ग्रामीण प्रवास। एक गांव, देखिए ग्रामीण प्रवास भी, एक तो पहला बात लोग नगर से गांव की ओर आते हैं। दूसरा का बात क्या, गांव से, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, ग्रामीण प्रवास। जब एक गांव से दूसरे गांव में प्रवेश करेंगे भैया, जाएंगे, तो इससे समागम संस्कृतियों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा ना। अपनी संस्कृतियां, गांव से लोग जाएंगे अपनी संस्कृतियां रस्म रिवाज लेके ही जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ग्रामीण प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास, देखिए आप कहिए अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहने का मतलब अपने देश को छोड़कर लोग दूसरे देश में कार्य करने जाते हैं, वैसे प्रवास को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। क्लियर है चीजें। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, देखिए अभी क्या, अभी के टाइम पीरियड में, अभी के टाइम पीरियड में भाई जनसंख्या का कैसे कम करो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो कैसे आप जनसंख्या कम कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ उठा करके, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा करके तो हम लोग इतने आबादी कर दिए ना, चिन्हों कर दिया, लेकिन सरकार इस पर नियंत्रण रख सकती है। पहली बात क्या, सबसे पहला मेन कारण है जनसंख्या नियंत्रण को कम करने के लिए, जनसंख्या को नियंत्रित करने का, महिलाओं को शिक्षित कर दिया जाए ना। महिलाओं को प्रशिक्षण दे दिया जाए कि वो कब गर्भ धारण करेगी, कैसे कंडीशन में, इसका भी बहुत सारा उपाय होता है ना। तो उसको प्रशिक्षित कर दिया जाए, गर्भ धारण करने की अवस्था कैसे किया जाए भाई, जो जिससे बच्चा, मतलब उनका बच्चा ना हो, गर्भ धारण ना कर पाए। दूसरी क्या बात, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करके ना, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करके, सरकार के द्वारा नीतियां बना करके, वन चाइल्ड पॉलिसी ना, कि एक बच्चा रहेगा उसी को रोजगार मिलेगा, उसी को काम मिलेगा ना। वही चुनाव में खड़ा हो सकते हैं, एक बच्चा दो बच्चा जो भी बात हो, उसका एक टर्मिनोलॉजी सेट किया जाए। तीसरी क्या बात, आप जब जानते हैं शारीरिक संबंध बनाते हो, ऐसी स्थिति में कंडोम जैसी व्यवस्था का उपयोग करके ना, इन सभी से क्या होता है, जनसंख्या, आप जानते हैं कि भैया आए दिन बिन बिहाए बहुत से माँ बन जाती है ना, उन लोगों के लिए क्या, गर्भ निरोध गोलियां हैं, कंडोम जैसी व्यवस्थाएं हैं, इन सभी चीजों से क्या होता है, जनसंख्या में नियंत्रण आता है। सरकार की नीतियों का उपयोग करके क्या होता है, सरकार उपयोग करके हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते। और तो नसबंदी प्रक्रिया अपनाकर ना, उसको कहते हैं ना ऑपरेशन करवाना ना, उससे भी क्या होगा कि बच्चा, मतलब जनसंख्या में नियंत्रण लाया जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके बाद माल्थस साहब थे एक, ठीक है, जनसांख्यिकीय विषय के विशेषज्ञ थे, उन्होंने 1978 में कहा कि भैया जनसंख्या में वृद्धि तब तक होगी जब तक आबादी को खाद्य आपूर्ति होगी। कहने का मतलब खाना मिलेगा, खाएगा भर पेट, बच्चा पलेगा करेगा धनाधन, ठीक है। तो भाई भूखल प्यासल तब न उसको सोचना पड़ेगा, खाना मिलिए जाएगा, काहे नो बाल बच्चा पैदा करेगा, बाल बच्चा भूखा मरेगा तब न कहेगा नहीं कम में है, कहाँ चार को ले आए ना। इस सब पर ध्यान, नियंत्रण देना होगा। इस आधार पर आप जनसंख्या को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए, अच्छा जन्म दर देखिए, अशोधित जन्म दर क्या कहते हैं, अशोधित जन्म दर, वैसे जन्म दर को कहते हैं वर्ष में, वर्ष में एक वर्ष में कितना जीवित बच्चा, कितना जीवित लोग, और उसके बाद वर्ष के मध्य में, मतलब 6 महीना के बीच में अनुमान लगा लेना कि इतना लोग जीवित रहेगा, और उसको 1000 से गुना कर देते हैं, क्या हो जाता है, अशोधित जन्म दर, ठीक। अरे मान लो कि 1000 बच्चा जन्म लिया इस साल, ठीक है, अनुमान है कि 500 बच्चा
500 बच्चा रहेगा ना, और उसको 1000 से गुना कर देना आपको इतना से। इसका काटेंगे भैया तो 200, तो मतलब आबादी कितना हो जाएगा शुद्ध अशोधित 2000, 2000 आबादी हो जाएगा ना, क्योंकि आपने किसने आधे का नहीं है, पूरा तो नहीं लिए थे, तो क्या हो जाएगा 2000 आबादी हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अशोधित जन्म दर या अशोधित मृत्यु दर। 1000 हुआ, बढ़ जाएगा ना, ये क्या होगा बढ़ जाएगा, उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे में मृत्यु दर में भी कर देंगे, मृत्यु दर में भी ऐसे ही होगा। मान लीजिए 500 मर रहा है ना, एक वर्ष में अनुमान किया, क्योंकि मैं इसलिए कम बोल रहा हूँ मरने वाले की, मर कम रहा बच ज्यादा। अच्छा, जनसंख्या में देखिए आज की डेट में बच्चा नहीं मरता है, मृत्यु दर घटा है। क्यों घटा है मृत्यु दर? अपने पास विज्ञान एवं तकनीक का उपयोग करके हम टीकाकरण वगैरह कर देते हैं ना, ऐसे में बचा लेते हैं, पहले तो मरियो जाता था ना। अब चलिए चलिए, अब देखो अब वही ज्यादा आबादी बढ़ता। चलो हटाओ सब, क्या करा जनसंख्या संगठन। ए भाई, किन किन कारणों से जनसंख्या काम को लेकर के एक जगह जनसंख्या एकत्रित होती है? कहाँ पर? जैसे तमिलनाडु में देखिए जनसंख्या कम है ना, बिहार राज्य में जनसंख्या ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है ना। इन सब को क्या कहते हैं जनसंख्या संगठन, क्या कहते हैं जनसंख्या संगठन। ठीक है, आप देखोगे ना तमिलनाडु जैसे राज्यों में पुरुषों की संख्या कम है, स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। लिंगा अनुपात, लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर, ए भाई प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या को क्या कहते हैं लिंगा अनुपात। अभी बिहार में सबसे बढ़िया जिला है गोपालगंज। कौन सा हो? गोपालगंज। गोपालगंज में 1000 लड़का पर 1120 लड़की है, मतलब सवा गो लड़की ना। ठीक है, इसको कहते हैं, या 1020 होगा। पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना जोरा लगा। ठीक है, अब बेगूसराय में है भैया 925, 1000 पुरुष पर 925, तब मारा मारी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर लिंगा अनुपात क्या है? कम है ना। ठीक है, आप लोग समझ गए क्लास में पूरी बढ़िया से, इसको कहीं दिक्कत किसी को नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो करना है कीजिए। ठीक है, थैंक यू।